हेलो एवरीवन, लेट्स एडू आर वाई में आपका स्वागत है। आज हमारे टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 8 है और लेसन नंबर 8 है, यानी चैप्टर नंबर 8 है और इस लेसन का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो 8वां लेसन है, यहीं पर क्लास 8 की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्लास 9 की हिस्ट्री की क्लास चालू हो जाएगी। तो इस लेसन के अंतर्गत हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो फैक्ट जितने भी हैं इसमें, एमसीक्यू जितने भी आएंगे, आप लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। बड़ी ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय। अब इसमें क्या क्या राष्ट्रवाद के उदय में क्या क्या पढ़ना है, देखिए। भारतीयों की एकता की भावना, शुरुआती राजनीतिक संगठन, दमनकारी कानून और असंतोष, स्वतंत्रता की पहली लहर 1857 से प्रेरणा, प्रेस और शिक्षा का योगदान, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद, आर्थिक शोषण की समझ, संचार और परिवहन का प्रभाव, राष्ट्रवाद की नींव तैयार। अब देखिए इधर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब देखिए पॉइंट में, कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, कांग्रेस का गठन और पहला अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख संस्थापक नेता एओ ह्यूज की भूमिका, ठीक है, ह्यूम की भूमिका, कांग्रेस की शुरुआती मांगे, अंग्रेजों की प्रक्रियाएं, महत्व और प्रभाव, कांग्रेस का ऐतिहासिक महत्व। तो इन जो इतनी टॉपिक है इंक्लूड है इस चैप्टर के अंतर्गत, मैं पूरी अच्छे तरीके से जितना भी हो सकता है मैं इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को जितने भी टॉपिक हैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा नहीं कुछ इसमें बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। तो भारतीयों की एकता की भावना कैसे जन्म लेती उनके अंदर, 19वीं सदी के अंत तक भारतीयों में यह सोच मजबूत होने लगी कि भारत केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक साझा घर है। ठीक है, तो भारतीयों के अंदर एक सोच स्ट्रांग होने लगी। ठीक है, केवल ये भूगोल नहीं है बल्कि एक साझा घर है। सभी धर्म, जाति, भाषा, लिंग और क्षेत्र के लोग इसमें समान अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के। ठीक है, इसमें देखिए ना, सभी धर्म, जाति, भाषा, लिंग और क्षेत्र के लोग इसमें समान अधिकार रखते हैं। इस विचार ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसमें हर भारतीय को एक साथ खड़ा होना था। अंग्रेजों का शासन और उनका दमन भारतीयों को एक साझा दुश्मन के रूप में दिखने लगा। लोग समझने लगे कि जब तक अंग्रेज सत्ता में हैं तब तक असली आजादी संभव नहीं है। इसने आम जनता को सोचने पर मजबूर किया कि हमें अपनी किस्मत खुद तय करनी है। यही विचार किसानों, छात्रों, व्यापारियों और मजदूरों को धीरे धीरे फैला। भारतीय बुद्धिजीवियों ने अखबार, लेख और भाषणों से इस सोच को मजबूत किया। यही राष्ट्रवाद आगे चलकर आजादी की नींव बना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती राजनीतिक संगठन क्या क्या उभरे। 1850 के बाद कई छोटे छोटे संगठन बने जिन्होंने राजनीतिक जागरूकता फैलाई। 1870 और 1880 के दशक में बड़ी राजनीतिक संस्थाएं जैसे इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा बनी। इन संगठनों का नेतृत्व ज्यादातर पढ़े लिखे वकीलों और बुद्धिजीवियों ने किया। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के बीच भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इन संस्थाओं ने यह सिद्धांत दिया कि भारत के सभी लोग बराबर हैं। इन्होंने अंग्रेज सरकार से मांग की कि भारतीयों को प्रशासन में स्थान मिले। संगठनों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठानी शुरू कर दी। ये संस्थाएं राष्ट्रवाद की पहली प्रयोगशाला बनी जहां जनता को जोड़ा गया। आगे चलकर इन्हीं संगठनों की देन थी कि कांग्रेस का जन्म हुआ। तो दमनकारी कानून और असंतोष क्या हमारे समाज में उभरा। अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए कई कानून बनाए। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता छीनने के लिए लिया गया। ठीक है, किस सन में, 1878 में। देखिए एग्जाम की दृष्टि से पूछता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन में, 1878 में। ठीक है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता छीनने के लिए लाया गया था।
क्या? कानून। इस कानून से सरकार किसी भी अखबार को बंद कर सकती थी। इससे भारतीय पत्रकारों और बुद्धिजीवियों में गुस्सा भड़क उठा। 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद भी असंतोष का कारण बना। इस बिल में भारतीय जजों या यूरोपियों की सुनवाई का अधिकार मिलने वाला था। अंग्रेज अधिकारियों ने इसका विरोध किया और भारतीयों का अपमान किया। इससे साफ हो गया कि अंग्रेज भारतीयों को बराबरी कभी नहीं देंगे। जनता में यह भावना और गहरी हुई और विदेश शासन हमारे खिलाफ है। अब देखिए स्वतंत्रता की पहली लहर 1857 से प्रेरणा, क्या क्या प्रेरणा मिली। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता का सपना सजाया। राष्ट्रवादियों ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस विद्रोह की कहानी अखबारों और लेखों में बार बार दोहराई गई। इससे जनता के मन में साहस त्याग की भावना बढ़ी। 1857 में नायकों जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर को प्रतीक बनाया गया। लोगों को लगा कि एकजुट होकर अंग्रेजों को हराया जा सकता है। विद्रोह ने किसानों, सैनिकों और आम जनता को जोड़ा। यह प्रेरणा 1870-80 के दशक में बनी नई संस्थाओं तक पहुंची। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की जड़ें 1857 में पड़ गई। प्रेस और शिक्षा का योगदान। प्रेस ने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने अखबार निकाले। केसरी, मराठा, अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबार आम लोगों की आवाज बने। शिक्षण संस्थाओं ने भी नई सोच को जन्म दिया। विश्वविद्यालयों से निकले युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विचार बनाए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को लोकतंत्र और आजादी के विचारों से परिचित कराया। पश्चिमी से आए स्वतंत्रता और समानता जैसे विचार भारतीय समाज में घर आए। शिक्षित वर्ग ने इन विचारों को गांव गांव पहुंचाया। इसने राष्ट्रवाद की नींव को और मजबूत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी राष्ट्रवाद को बल दिया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने नई सोच जगाई। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सुधारकों से समाज जागरूक हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। लोग मानने लगे कि भारत को न सिर्फ विदेशी शासन की बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी मुक्ति चाहिए। सामाजिक सुधारकों ने एकता और समानता की शिक्षा दी। यह शिक्षा राजनीतिक आंदोलन में काम आई। सुधारकों ने भी यह भी बताया कि भारत के लोग किसी से कम नहीं हैं। इस तरह सामाजिक सुधार राष्ट्रवाद के साथी बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक शोषण की समझ। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का भंडाफोड़ किया। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि भारत की संपत्ति अंग्रेजों के पास जा रही है। भारी कर, विदेशी व्यापारियों को लाभ और भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। 19वीं सदी के अंत तक अकाल गरीबी ने जनता को तोड़ दिया। किसानों की जमीन छीनी गई, मजदूरों का शोषण हुआ। इसने जनता को यह सोचने पर मजबूर किया कि अंग्रेजों से छुटकारा जरूरी है। राष्ट्रवादियों ने जनता को समझाया कि हमारी गरीबी का कारण विदेशी शासन है। धीरे धीरे आर्थिक असंतोष राजनीतिक असंतोष में बदल गया। यही आर्थिक शोषण राष्ट्रवाद का बड़ा आधार बना। संचार और परिवहन का प्रभाव। रेल, डाक और टेलीग्राफ ने पूरे भारत को जोड़ने में मदद की। पहले जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे थे, अब एक दूसरे से जुड़ने लगे। रेल से व्यापारियों, छात्रों, मजदूरों का संपर्क बढ़ा। डाक ने विचारों का आदान प्रदान आसान किया। राजनीतिक नेता आसानी से अलग अलग हिस्सों में जाकर सभा कर सकते थे। जनता को पहली बार महसूस हुआ कि हम एक बड़े देश का हिस्सा। इससे राष्ट्रीय पहचान बनी। आंदोलन तेजी से फैला। परिवहन ने नेताओं और जनता को जोड़ा। यह राष्ट्रवाद के प्रसार का अदृश्य साधन बना। राष्ट्रवाद की नींव तैयार। इन सभी कारणों सामाजिक सुधार, आर्थिक शोषण, प्रेस, शिक्षा और राजनीतिक संगठनों ने मिलकर राष्ट्रवाद की नींव रखी। अब भारतीय
केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि पूरे देश की मुक्ति के बारे में सोचने लगे। ठीक है, तो भारत ऐसा देश था, केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि ये पूरे देश की मुक्ति के बारे में सोचने लगा। राष्ट्रवाद ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि हमारी एक साझा तकदीर है। इस साझा सोच ने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को एकजुट किया। नेताओं ने समझाया कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना ही असली समाधान है। इस विचार ने लोगों को साहस और उम्मीद जगाई। राष्ट्रवाद केवल विचार ही नहीं रहा, बल्कि एक जन आंदोलन का बीज भी बन गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी राष्ट्रवाद की परिणति थी। यही स्वतंत्रता संग्राम का संगठित अध्याय शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1870 1880 के दशक में भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ी। अंग्रेजों की नीतियां, अत्याचारों से जनता में असंतोष फैला। प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल, विवाद और भारी करों ने जनता को नाराज किया। बुद्धिजीवियों को लगा कि अखिल भारतीय संगठन होना जरूरी है। छोटे छोटे प्रांतीय संगठन बने, लेकिन वे पूरे भारत को नहीं जोड़ पाए। अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय मंच जरूरी था। जनता में यह सोच बनी, संगठित होकर ही हम बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए 1885 में एक राष्ट्रीय संस्था बनाने का विचार पक्का हुआ। यह संस्था आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो कांग्रेस का गठन और पहला अधिवेशन 1885 में बंबई यानी मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे। जो स्थान 1885 में हुआ, 1885 के सन में हुआ, ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वहीं पर हुआ। इसमें भारत भर के 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। एग्जाम में कभी कभी पूछता है शामिल इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय जनता समस्याओं को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाना था। यह अधिवेशन भारतीय राजनीति में इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें अलग अलग प्रांतों, वर्गों के लोग एक साथ बैठे। इसने भारतीयों को एक राष्ट्र की भावना दी। कांग्रेस का जन्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संगठन आरंभ था। इसे भारत की पहली सर्वभारतीय राजनीतिक पार्टी कहा गया। कांग्रेस के प्रमुख संस्थापक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने शामिल थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। किसकी? कांग्रेस की। दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से अंग्रेजों के शोषण से उजागर किया। फिरोज शाह मेहता को लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है लायन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता को। रोमेश चंद्रन ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी सक्रिय रहे। इस नेताओं ने कांग्रेस के एक नई दिशा दी। वे इंटरेक्ट सोच के धनी थे, जो जनता और सत्ता के बीच पुल बने। इनके प्रयासों में कांग्रेस पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई। इनकी सोच ने आंदोलन को ट्रांस ट्रांस कर जनशक्ति का रूप दिया। ए.ओ. ह्यूमस की भूमिका। कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीयों को एक मंच देने में मदद की। ह्यूम का मानना था कि यदि भारतीय संगठित मंच नहीं मिला तो असंतोष हिंसा का रूप ले सकता है। उन्होंने कांग्रेस को वर्डंट विचार भूमि दी, जहां नई सोच बनती थी। ह्यूम ने भारतीय नेताओं को जोड़ने में पुल का काम किया। यद्यपि कुछ लोग मानते कि ह्यूम ने इसे अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए बनाया, परंतु भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता की ओर मोड़ दिया। उनकी कोशिशों में कांग्रेस का ताना बाना बुना गया। इसे भारतीय राजनीति भविष्य में रिमेंड कर दिया। कांग्रेस की शुरुआती मांगे। कांग्रेस ने प्रशासन से भारतीय भागीदारी भी मांगी। उच्च सेवाओं भारतीयों को स्थान दिलाने की कोशिश की गई। न्यायपालिका कार्यपालिका में अलग अलग करने की बात उठाई गई। करों में कमी, किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। प्रेस और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया।
सेना में खर्च कम करने और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की बात कही गई। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की मांग रखी गई। रेलवे संचार साधनों और भारतीयों के हित में इस्तेमाल करने की बात हुई। इन मांगों ने जनता को कांग्रेस से जोड़ा। अंग्रेजों की प्रक्रिया। शुरुआत में अंग्रेज कांग्रेस की गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वे इसे सेफ्टी वाल्व यानी गुस्सा निकालने का साधन मानते थे। उनका सोचना था कि शिक्षित भारतीय नेताओं को बोलने का मौका देकर जनता शांत रहेगी। अंग्रेजों को लगता था कि कांग्रेस केवल अमीर और पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है। वे समझते थे कि इसका किसानों मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सरकार ने कांग्रेस की मांगे नजरअंदाज कर दी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में पकड़ जनता तक मजबूत होती गई। अंग्रेजों ने खतरा महसूस किया और इसी वजह से उन्होंने बाद में कांग्रेस को दबाने की कोशिश की। महत्व और प्रभाव। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राजनीति की टर्निंग पॉइंट थी। इसने पहली बार एक राष्ट्रीय मंच दिया। अंग्रेज शासन के खिलाफ असंतोष को दिशा मिली। विविधता भरे भारत को एकजुट किया। आंदोलन भारत की मैसिक संस्कृति और प्रतिनिधित्व करने लगी। और कांग्रेस ने जनता को जागरूक और संगठित किया। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक कुरकुलक बना और इस संगठन ने भविष्य के बड़े आंदोलनों की नींव रखी। यह भारत की आजादी का पहला संगठित कदम था। कांग्रेस का ऐतिहासिक महत्व। कांग्रेस ने भारतीय राजनीति को संगठित रूप दिया। पहली बार भारतीयों ने मिलकर अपनी समस्याएं रखी। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत अब जाग रहा है। कांग्रेस ने जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई। इसकी बैठकों से लोगों को एकजुट होने का अभ्यास मिला। भले ही शुरुआत में सीमित रही लेकिन महत्व बहुत बड़ा। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय की। आगे चलकर कांग्रेस आंदोलन की अगुवाई करने लगी। 1885 की स्थापना भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत थी। तो दोस्तों ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि इसमें इस लेसन के अंतर्गत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, ये लेसन तो यहीं पर समाप्त हो गया। तो आप लोग जैसा कि देखे हैं, ये लेसन बहुत कुछ सिखा रहा है और हम लोग यहाँ सीखे भी हैं। इस ये जो क्लास 8 की एनसीईआरटी थी यहीं पे समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ बचा हुआ है। 8 की एनसीईआरटी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब क्लास 9 की एनसीईआरटी प्रारंभ कर दी जाएगी जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।